हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का 6th चैप्टर, जिसका टाइटल है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपके सिलेबस का बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम लोग जीएस पेपर 1 के सिलेबस को देखते हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। और जब आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हो तो हमारा मतलब होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री से, मतलब सेकेंडरी सेक्टर की हम लोग बात करते हैं। और इसकी लोकेशन कौन कौन सी इंडिया में कौन कौन सी सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती हैं, उनका जीडीपी में क्या रोल होता है, उनकी लोकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो आपके जीएस पेपर 1 के सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा, कल और परसों 2 वीडियो अपलोड की गई थी चैनल पे, जिसपे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चंस की एनालिसिस की थी। उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपका लोकेशन बेस्ड इंडस्ट्री से पूछे जाते हैं। चाहे वो शुगर बेस्ड इंडस्ट्री हो, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से सेपरेट एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जूट इंडस्ट्री से भी अलग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ना हमारी, इनसे सभी से अलग अलग तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और आगे भी पूछता रहेगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारा किसके अंदर आती है? सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में आती है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है, जैसे आप कॉटन की बात करो तो कॉटन इज अ रॉ मटेरियल। कॉटन कहां से आता है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब आपका एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। उसके अलावा जब एक बार आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, उस रॉ मटेरियल को आप फैक्ट्री में लेके जाते हो, इंडस्ट्री में लेके जाते हो, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग योर स्किल्स, बाय यूजिंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल एस्पेक्ट्स। उसको आप वैल्यू एडिशन करते हो, उसको ट्रांसफॉर्म करते हो। जब वो चीज आपका रॉ मटेरियल जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसको कहते हैं उसकी प्रोडक्शन। ये जितनी भी प्रोडक्शन की जाती है, ये की जाती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू, यानी कि आपका जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे हम लोग कॉटन का यहां पे एग्जांपल लेते हैं, तो कॉटन इज अ रॉ मटेरियल जो हम एग्रीकल्चर से हम लोगों को मिलता है। उस कॉटन से आप क्या बनाते हो? कॉटन टेक्सटाइल, उससे कपड़ा बनाया जाता है। उस कॉटन को पहले स्पिन किया जाएगा, उसे धागा बनाया जाएगा, फिर उसका फैब्रिक बनाया जाता है, अलग अलग डिजाइन के जो है फिर आपके लिए कपड़े बनाए जाते हैं। तो वो जो कपड़ा बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। कॉटन को हम लोग प्राइमरी सेक्टर से लेते हैं। अब ये प्राइमरी, जैसे मान लो माइनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, हम लोग आयरन ओर हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। उस आयरन ओर से आप उससे इंप्योरिटीज को दूर करते हो और फिर आपको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। दैट इज डन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आपके हाथ में जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, हर चीज जो आप अपने आसपास देखते हो, दे आर मैन्युफैक्चर्ड समवेयर इन सम इंडस्ट्रीज। आपका लैपटॉप, आपका पेन, आपका मोबाइल फोन, ये सब मैन्युफैक्चर किए गए हैं। इनके लिए रॉ मटेरियल कहीं और से आया है। तो जब आप रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हो, उसको चेंज करते हो, क्यों चेंज करते हो? ताकि वो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, इसीलिए हम उसको चेंज करते हैं। एंड दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी सेक्टर। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहां पे चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो आज इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा ज्यादातर फोकस किसके ऊपर रहेगा? इंडिया के ऊपर रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कहता है? What is the meaning of manufacturing? What is the definition of manufacturing? कहता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यहां पे सर्विसेज नहीं बोल रहा है वो, ये ध्यान रखना आपने, नॉट सर्विसेज, ओनली गुड्स। जैसे ये पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, कप ग्लास, आपके पास लाइट वाइट जो नजर आती है, दे आर मैन्युफैक्चर्ड, है ना। लाइट बल्ब, एलईडी टीवी जो है, सब कुछ चीजें। प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स नॉट सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी, ध्यान रखो, इन लार्ज क्वांटिटी, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम द
रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जैसे जितनी वैल्यू उसकी पहले थी उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। दैट इज कॉल्ड योर मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज कॉल्ड योर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे इसने पेपर का एग्जांपल दिया है ना, जो पेपर होती है आपके जो नोटबुक में अंदर जो पेपर पेज यूज होता है, ये किससे बना है? ये वुड से बना है। शुगर जो है वो किससे बना है? शुगर केन से बना है। आयरन जो है वो किससे बना है? वो एल्यूमिनियम या बॉक्साइट के आयरन ओर से बना है। तो हर चीज मैन्युफैक्चर की जाती है। अब जो लकड़ी की जो वैल्यू होती है डेफिनेटली वो हमारे पेपर की वैल्यू से बहुत कम होती है। तो उस लकड़ी को हम लोगों ने प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करने के बाद उसको मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया, एंड दैट इज कॉल्ड योर मैन्युफैक्चरिंग। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। उसको हम लोगों ने फिनिश्ड गुड में, वो पेपर वाला एग्जांपल देख सकते हो, तो आपके हाथ में जो पेपर होता है दैट्स अ फिनिश्ड गुड, है ना। तो इसको सेकेंडरी एक्टिविटी में किया जाता है। चलिए, अब कहता है जो वर्कर्स होते हैं, जो स्टील फैक्ट्री में या कार फैक्ट्री में, जो ब्रीवरीज होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, बेकरी वगैरह होती है, वो सब इस कैटेगरी के अंदर माने जाते हैं। कुछ लोग सर्विस सेक्टर में भी होते हैं। सर्विस सेक्टर का मतलब जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, टूरिज्म की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वो सब आपके सर्विस सेक्टर से अवेलेबल, उसको हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं, टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, कहता है द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप चाइना की बात करो, चाइना आज दुनिया का सॉरी एक पावर हाउस बन के उभरा है। चाइना की जीडीपी इतनी ज्यादा ग्रो की है, क्यों की है? बिकॉज वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। तो किसी भी कंट्री की अगर आपको डेवलपमेंट मेजर करनी है, आप उसमें मेजर कीजिए कि वहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है। अगर किसी कंट्री में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर ग्रो करता है, तभी उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एक चीज आप यहाँ पे और देख लीजिए कि जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और फिर आपका सर्विस सेक्टर आता है ना, और उससे पहले आपका कौन सा आता है? प्राइमरी सेक्टर आता है। प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमारे जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद करता है आपका प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर जैसे हो गया। अब एक चीज आपको यहां पे नोटिस करने वाली है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे कम है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। सर्विस सेक्टर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा प्रोवाइड नहीं करवाता है जितना एग्रीकल्चर करता है। अब बीच में आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो इसीलिए अगर कंट्री की जीडीपी को ग्रो करना है और साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट को भी ग्रो करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इनको स्किल देने की जरूरत है, इनको एजुकेशन देने की जरूरत है, इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अगर इनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो इनमें से कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ट्रांसफर हो सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब वो ट्रांसफर होंगे तो जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर के लिए एक तो पहली बात आपको बहुत हाई लेवल के स्किल चाहिए, तो वो स्किल प्रोवाइड कराना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दूसरी बात, सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए तो। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये बैलेंस बनाने के यहाँ पे चलने की जरूरत है। खैर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो इसने बताया है। कहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। क्यों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होने से क्या होगा? एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा। पहले लोग बैलगाड़ी या बैल से जो है खेत को जोतते थे, पुराने हल का यूज करते थे, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आपकी जो एग्रीकल्चर है वो मॉडर्नाइज होने लगी।
है ना। हम लोग ट्रैक्टर का यूज करने लगे, नए नए फर्टिलाइजर्स का यूज करने लगे, हाई वैरायटी यील्ड उसका यूज करने लगे, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगा, इरिगेशन मिलने लगा, तो हमारी एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुई। और जब एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुई तो आपकी ओवरऑल फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगा। फूड प्रोडक्शन बढ़ा तो जो फार्मर्स थे उनकी इनकम भी ग्रो हुई। ऑल ओवर हमारी पूरी इकोनॉमी ने ग्रो किया। ठीक है, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता है तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाती है, क्योंकि हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर ग्रो करेगा तो एग्रीकल्चर के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, जिस पे अभी हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी वहां पे होती है। दूसरी बात कहता है, इंडस्ट्रियल अगर डेवलपमेंट होगी, इट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी। है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडस्ट्री में काम मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, कम होगा और पॉवर्टी भी कम होगी। सीधी सी बात है। तो पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है, मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं, आजादी के बाद क्या हुआ, इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर था उसको काफी ज्यादा प्रोमिनेंस मिला, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला सरकार की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर को इतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस वाला इशू हुआ करता था। 1991 के बाद डेफिनेटली हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉर द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट दैट मच डोमिनेंट। अब ये जो सरकारी सेक्टर था इसने क्या किया, सरकारी सेक्टर में, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है, सरकार का काम होता है वेलफेयर, सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो उस वेलफेयर के चक्कर में सरकार ने क्या किया, बहुत सारी इंडस्ट्री को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन एरियाज में भी डेवलप किया गया जहां पे काफी ज्यादा गरीब लोग रहते थे, जिसकी वजह से रीजनल डिस्पैरिटी कम हुआ, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में और बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले लोगों को काम मिलता है, उनकी इनकम जनरेट होती है। ये हालांकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी हुए, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया, ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो गया, वो जो कंपनियां थी वो लगभग बहुत ज़्यादा घाटे में चली गई, नुकसान होता रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने बहुत सारी सरकारी इंडस्ट्रीज को, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में और ट्राइबल एरियाज में एस्टेब्लिश किया, ताकि वहां के लोगों का ओवरऑल इनकम अपलिफ्टमेंट हो सके। ये बेनिफिट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। सर्विस सेक्टर को आप ट्राइबल एरिया में जाके एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको हाईली स्किल पीपल चाहिए, और ट्राइबल कम्युनिटी जो बैकवर्ड एरियाज है, क्योंकि एजुकेशनली पुअर होते हैं, है ना, तो दे कैन, मतलब वो बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है। आर गेटिंग दिस पॉइंट। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर ग्रो करता है कोई भी कंट्री, तो उसकी ओवरऑल वर्ल्ड के साथ ट्रेड इंप्रूव होती है, उसकी ट्रेड और कॉमर्स ओवरऑल इंप्रूव होता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमाया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब जैसे जैसे कहते हैं हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार। और किसी भी कंट्री का जो विदेशी मुद्रा भंडार, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो जितना स्ट्रांग होता है, उससे पता लगता है कि वो कंट्री कितनी स्टेबल है, कितनी ज्यादा वो प्रोस्पेरस है। ठीक है, उसकी ओवरऑल रेटिंग इंक्रीज होती है पूरी दुनिया में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। चाइना आज के समय में जो है इतना ज्यादा ग्रो क्यों कर रहा है, चाइना का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है लगभग $3 ट्रिलियन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है चाइना में, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। और जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में सामान को एक्सपोर्ट करती है, तो वहां से उसको डॉलर मिलता है, उसको फॉरेन रिजर्व मिलता है, फॉरेन करेंसी मिलती है। इंडिया भी यही चाहता है कि हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करे, जिससे हम लोगों को फॉरेन करेंसी मिले। चलिए आगे कहता है, तो वही प्रोस्पेरिटी वाली बात इसने सेम रिपीट की है। अब कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो दोनों को आप उनको दोनों को आइसोलेट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर आपस में इंटर रिलेटेड हैं, दे गो हैंड इन हैंड। ठीक है, हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ मिला के चलते हैं, क्योंकि एग्रो इंडस्ट्री इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को बूस्ट करता है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है। कैसे? जैसे इरिगेशन पंप होते हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, थ्रेशर वगैरह, है ना, ये जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव होगा तो वो इंप्रूव होगा, एंड वाइस वर्सा। ग्लोबलाइजेशन के समय में
हमें क्या करने की जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री को एफिशिएंट होने की जरूरत है, कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एक कंट्री है, भैया चाइना भी सामान बना रहा है, बांग्लादेश भी सामान बना रहा है, वियतनाम भी सामान बना रहा है, यूरोप भी सामान बना रहा है, अमेरिका भी बना रहा है। आपको अगर अपने प्रोडक्ट को दुनिया में बेचना है तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी उनसे बेटर होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो उनसे कम होना चाहिए, तभी तो लोग खरीदेंगे। इसीलिए हमारी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव होना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम उनके साथ कंपटीशन कर सकें, उनके प्रोडक्ट्स के साथ हमारे प्रोडक्ट्स compete कर सकें और दुनिया में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ सके। इसलिए तुम लोग मेड इन इंडिया वगैरह ये सब बातें करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जब आप आत्मनिर्भर होते हो, हमारी कंट्री में जितनी जरूरत होती है उतना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंसी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के समय में सेल्फ सफिशिएंसी ही काफी नहीं है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी से आपको फॉरेन रिजर्व थोड़ी मिलेगा। अगर आपको फॉरेन रिजर्व चाहिए, करेंसी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, और कंपटीशन भी होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तभी तो आप उसको इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी काफी नहीं है आज के समय में। तो आत्मनिर्भर भारत ये सफिशिएंट नहीं है। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ हमारे प्रोडक्ट दुनिया में कंपीट भी करने चाहिए, ताकि हमें फॉरेन रिजर्व मिल सके। अब इंडस्ट्री का हमारी नेशनल इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है? पिछले 2-3 मतलब कम से कम 20-25 सालों से इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया, बढ़ ही नहीं रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे ग्रो करना चाहिए। इंडिया में सर्विस सेक्टर तो काफी इंक्रीज हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ही है। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ही है, इसके 2-3 सिग्नल हमें मिलते हैं। पहली बात तो ये कि इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव नहीं हो रहा है। मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो बर्डन था वो पिछले 20-25 साल से कम नहीं हुआ है। इसका एक तो मतलब ये है। दूसरा मतलब ये है कि इंडिया में क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों ग्रो नहीं कर रहे, इसके कई रीजन हो सकते हैं। एक तो हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये इसका कारण हो सकता है। दूसरी बात, जो लोगों को स्किल दिए जाने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो स्किल हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, दूसरी बात। तीसरी बात कि सरकार जो पॉलिसीज ले रही है वो पॉलिसीज ऐसी ले रही है जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। तो कई कारण इसके हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग माइनिंग, क्वेरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह इसको भी अगर लोग कंसिडर कर लें तो टोटल 27% होता है, लेकिन ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ये 17% होता है। लेकिन अगर आप दूसरी एशियन कंट्रीज में देखो तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो परसेंटेज है वो 25 से लेके 35% है। तो इंडिया को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, इंडिया में को अगर अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो लगभग 7% से ग्रो कर रहा है, जो हमें काफी कम है। कम से कम 10% प्लस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसमें पूरा लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्योंकि हमारे जीएस पेपर 1 का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीएस पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया। मोस्टली आपको जो यूपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपका इंडिया ओरिएंटेड मिलते हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री की बात करें, चाहे वो एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, आयरन या स्टील की बात करें, मोस्टली आपको इंडिया बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके हैं, है ना। प्रीवियस के क्वेश्चंस के हम लोगों ने एनालिसिस किया था, तब उसमें भी देख सकते हो। खैर, बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन की। इंडस्ट्रियल लोकेशन आप समझ ही गए होंगे, कहीं पे कोई इंडस्ट्री अगर लोकेट होती है, वहां पे सेंटर्ड होती है, वहां पे उसको बनाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? अगर आयरन और स्टील बेस्ड इंडस्ट्री अगर वो छोटा नागपुर प्लेटू में लोकलाइज होगी है तो उसका रीजन क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री दिल्ली और एनसीआर एरिया में है तो क्यों है? अगर शुगर इंडस्ट्री अगर वो यूपी, बिहार में, महाराष्ट्र में है तो क्यों है? अगर कॉटन इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में है तो क्यों है? अगर जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल वाले रीजन में है तो क्यों है? इसका मतलब होता है इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि कोई इंडस्ट्री की लोकेशन अगर कहीं पे है तो क्यों है? What are the factors which are responsible for the location of that particular industry in a particular area?
कई कारण होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को कहीं पे डेवलप करने के। सबसे बड़ी बात होती है रॉ मटेरियल, फिर होता है लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, ये सब चीजें आपको चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज, वहां पे बैंकिंग सेक्टर कैसा है, क्या वहां पे इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहां का एजुकेशन लेवल कैसा है, वहां का स्किल लेवल कैसा है, वहां का ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये सब चीजें डिसाइड करती हैं किसी भी इंडस्ट्री को किसी पर्टिकुलर जगह पे लोकेट करने के लिए। रॉ मटेरियल तो डेफिनेटली है ही, लेबर भी चाहिए आपको, कैपिटल भी आपको चाहिए, पावर भी आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी आपको चाहिए, और मार्केट में वो सामान बिकने के लिए मार्केट भी चाहिए। अब रॉ मटेरियल को तो आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, लेबर भी जो है वो माइग्रेंट्स आते हैं काम करने के लिए, पावर, इलेक्ट्रिसिटी और मार्केट, ये सारे के सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब जहां पे इंडस्ट्री डेवलप होती है तो अर्बनाइजेशन भी साथ के साथ आता है, क्योंकि सिटीज वहां पे डेवलप हो जाती हैं, है ना। तो क्योंकि सिटीज के आसपास क्यों होती हैं ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि सिटीज में आपको मार्केट मिलता है सामान को बेचने के लिए। सिटीज में बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विस आपको मिल जाती है, इंश्योरेंस मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, लेबर आपको मिल जाता है, कंसल्टेंट्स आपको मिल जाते हैं, ये सारी चीजें आपको सिटीज में आराम से मिल जाती हैं। बड़ी बड़ी सिटीज जैसे चेन्नई है, मुंबई है, अहमदाबाद है, दिल्ली है, कोयम्बटूर है, बेंगलुरु है, पुणे है, भोपाल, तो ये बड़ी बड़ी सिटीज में आपको इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी। कहता है आजादी से पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जो इंडस्ट्री सेटल्ड थी वो कहां थी, ज्यादातर पोर्ट एरिया में थी, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई वगैरह। क्यों? क्योंकि उस समय में जो इंडस्ट्री डेवलप की गई थी वो ज्यादातर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए की गई थी, और यहां से आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जो रेलवे होती थी, रेलवे से हम लोग सामान को पोर्ट्स तक लेके आते थे और पोर्ट से उसको फिर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो ये इस तरह का जो डायग्राम आप डेफिनेटली एग्जाम में बना सकते हो, तो अपनी नोटबुक में आप इस डायग्राम को बनाओ, रफ में बनाओ पहले एक दो बार, फिर आप इसको अपने खुद से अपने नोटबुक में बनाओ, क्योंकि इस तरह के डायग्राम अगर अपने एग्जाम में बना दिए तो समझ लो आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है, जैसे रॉ मटेरियल है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब आपका इनपुट होता है। फिर उसको आप रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट करके उसको फैक्ट्री तक लेके जाते हो, फैक्ट्री में आप उसको प्रोड्यूस करते हो, उसको मैन्युफैक्चर करते हो, है ना। मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर से आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको मार्केट में लेके जाते हो, मार्केट में जब वो सामान बिकता है, जब उसको बेचा जाता है तो वहां से आपको पैसा मिलता है, उस पैसे को फर्दर आप इन्वेस्ट करते हो रॉ मटेरियल खरीदने में, लेबर में, लैंड में, क्योंकि लेबर की सैलरी भी देनी है उनको, है ना, कैपिटल में, एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर से आप उस पैसे को यहां पे खर्चा करते हो। तो ये जो साइकिल है वो लगातार घूमता रहता है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी फैक्ट्री को कहीं लोकेट करने के लिए वो क्या होता है, कोस्ट। कि किसी जगह पे देखिए जो जितने फैक्टर होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल, ये सारी की सारी चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। उस कैलकुलेशन के बाद ये देखा जाता है कि कौन से एरिया में कॉस्ट सबसे कम पड़ती है, जहां पे कॉस्ट सबसे कम पड़ती है वहीं पे उसको लोकेट किया जाता है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज वहां पे कैसी हैं, है ना, लेबर का जो स्किल वगैरह वो सब देखा जाता है। ये सब सारी चीजें फैक्टर डिसाइड करती हैं कि किसी की पर्टिकुलर लोकेशन कहां पे कैसी होगी। ठीक है, आइडियल लोकेशन किसी भी इंडस्ट्री के लिए क्या होती है, तो एक और आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट मिल गया है, तो ये भी आप डायग्राम जो है अपने एग्जाम के लिए आप बना सकते हो। इंपॉर्टेंट है, आसान है, छोटा सा है। इस तरह के जो डायग्राम्स हैं आपको अपने एग्जाम में 100% बनाने चाहिए। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में बहुत स्कोप होता है। तो आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या होती है, कोस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, कि किसी साइड से जो कोस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की या उसको एक्सट्रैक्ट करने की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में भैया कितना कॉस्ट आएगा, है ना, वहां पे लोकेट करने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा, उसकी प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आएगा, ये सारी की सारी कॉस्ट डिसाइड करती हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे कौन सी इंडस्ट्री आपकी होने वाली है। अब बात करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की, बात करते हैं कि इंडस्ट्री को कितने तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रॉ मटेरियल के बेसिस पे दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बेसिकली जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से आता है, कॉटन, वूलन, जूट, एटसेट्रा एटसेट्रा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आपका आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम मशीन वगैरह, ये सब आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है।
उसके बाद आता है कि कौन सा रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में। पहली जो आपकी इंडस्ट्री होती है बेसिक इंडस्ट्री, जिसे हम लोग की इंडस्ट्री बोलते हैं। की का मतलब होता है चाबी। चाबी मतलब इंडिया में जितनी दूसरी इंडस्ट्री होती हैं सभी की चाबी इसके हाथ में होती है। ये बेसिक इंडस्ट्री होती हैं जो दूसरी इंडस्ट्री के लिए मशीन प्रोवाइड करवाती हैं, उनके लिए बेस प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम एटसेट्रा एटसेट्रा। ये इंडस्ट्री आपकी बेसिक इंडस्ट्री होती हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री में जो मशीनें बनती हैं उनके लिए सामान प्रोवाइड करवाती हैं, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इनके मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये लोग मशीनें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री मतलब जहां पे कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है किसी चीज को, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होता है उसको डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करते हैं, वो पहले किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाता है, वो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है, फिर उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। कहता है छोटी इंडस्ट्री उनको कहा जाता है जिसके अंदर जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है पैसे की वो कितनी होती है, 1 करोड़ रुपए। हालांकि इसको अभी 10 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसके अंदर जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है वो 10 करोड़ या उससे कम होती है, उसे कहा जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो इससे 10 करोड़ से ज्यादा वाली होती है उसे हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मैक्रो इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसे आप अपडेट कर सकते हो क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। खैर आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर मतलब जो सरकारी कंपनियां होती हैं, जैसे भेल सेल वगैरह हो गया। प्राइवेट सेक्टर तो वेरी वेल वी नो, टाटा, बिरला, अंबानी, ये से ना सब हो गया। जॉइंट सेक्टर में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे आप पीपीपी मॉडल भी कह सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कह सकते हो। कोऑपरेटिव सेक्टर जैसे आपका जो एग्रीकल्चर में होता है, या अमूल, आपको पता है ना, अमूल जो मिल्क का दूध आपका मिलता है, ये कोऑपरेटिव सेक्टर का बहुत बड़ा एग्जांपल है। जो शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र में, वो सारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो सभी इसके ओनर होते हैं। कोई एक आदमी इसका ओनर नहीं होता है, सभी के सभी जिसमें इन्वॉल्व होते हैं सब इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, सभी इसके ओनर होते हैं। तो जितना उनको प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। बराबर इन द सेंस कि जो जितना कंट्रीब्यूट करता है ना, वो बांट दिया जाता है। बल्क के हिसाब से जो वेट, जो रॉ मटेरियल का वेट होता है उसके हिसाब से आपके पास हैवी इंडस्ट्री होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री होती है क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत हैवी होता है, और इसका रॉ मटेरियल टाइम के साथ अपने वेट को लूज नहीं करता है। तो ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री नहीं है। तो रॉ मटेरियल का जितना वेट होता है वही वेट को आप ट्रांसपोर्ट करते हो। तो ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल को आपने 2 महीने 6 महीने के लिए अगर रखा तो उसका वेट कम हो जाएगा। नो, दे आर हैवी इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल भी हैवी होता है, जो हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो भी हैवी होता है। फिर आपके आती है लाइट वेट इंडस्ट्री, है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड इंडस्ट्री, इसके कोई सामान जो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत लाइट वेट होता है, दैट इज दैट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, है ना, जैसे आपको कॉटन, जूट, सिल्क, वो सब आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जहां पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से बेसिकली आता है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करो तो ये एक और फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे मिल गया। इस फ्लो चार्ट को भी आप अपने डेफिनेटली एग्जाम में एज इट इज यूज कर सकते हो। आसान है, सिंपल है। पहले आप लोग क्या करते हो, फाइबर प्रोडक्शन करते हो। फाइबर प्रोडक्शन जैसे आपने रो फाइबर, आपने जैसे मान लो कॉटन को आपने प्रोड्यूस किया, कॉटन से आप क्या बनाते हो, धागा बनाते हो, सियार्न, धागा बनाते हो, जिसे आप लोग स्पिनिंग बोलते हो। जैसे चरखा होता है, तो गांधी जी जैसे चरखा काटते थे वो क्या करते थे, स्पिनिंग करते थे, स्पिन करते थे उसको। पहले तो ये हैंडलूम इंडिविजुअली ही किया जाता था, लेकिन अब बाद में मशीनें बनने लगी, पावर लूम बनने लगे ब्रिटेन के अंदर, तो ये मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। फिर एक बार जब धागा बन जाता है, थ्रेड जो बन जाता है, फिर उससे आप कपड़ा बनाते हो, फाइबर बनाते हो, है ना, अलग अलग तरह का कपड़ा बनाते हो। उस कपड़े की फिर आप डिजाइनिंग करते हो, उसकी कलरिंग करते हो, फिर आप उससे जैसे कोई शर्ट हो गया, पैंट, धोती, कुर्ता, कुछ भी आप उससे बना सकते हो, है ना, तो गारमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इसने यही बात की है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मानी जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है। सेल्फ रिलायंट का मतलब ये होता है कि इसकी जो प्रोडक्शन से लेके फिनिश्ड गुड तक सभी कुछ इंडिया में किया जाता है। हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट, ठीक है। तो जितनी भी इसकी वैल्यू चेन है
रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक वो इंडिया में ही की जाती है। बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाता है, और क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम लोग काफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होती है तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी हम लोगों को मिलता है, डॉलर मिलता है भैया हम लोगों को। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में। ठीक है, फिर आती है आपकी कॉटन टेक्सटाइल, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंशियंट समय से ही हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत जानी मानी इंडस्ट्री है। पुराने समय में जब चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आते थे या फॉरेन ट्रैवलर कोई भी इंडिया में आते तो इंडिया के कॉटन की बात हमेशा की जाती थी। इंडिया कॉटन जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कॉटन माना जाता था। ठीक है, यूरोप में है ना बहुत ज्यादा डिमांड थी, अरेबियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि हाई क्वालिटी कॉटन इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता था। पहले जो है एंशिएंट मतलब मेडिवल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जो स्पिनिंग की जाती थी वो हाथ से की जाती थी, हाथ से की जाती थी। ठीक है, हैंडलूम वीविंग उसको किया जाता था, जो धागा बनाने से लेके फाइबर बनाने तक और कपड़ा बनाने तक सारा काम हाथ से किया जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में मशीनों का जब आविष्कार हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, तो पावर लूम बनने लगे। पावर लूम इन द सेंस के जो बिजली पे चलते थे, और क्योंकि वो बिजली पे चलते थे इसलिए बहुत फास्ट प्रोडक्शन करते थे, और फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करते थे, घरों के अंदर नहीं, फैक्ट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से पूरा फैक्ट्री कल्चर वहां पे बनने लगा, मास प्रोडक्शन होने लगा, और वहीं से आपका जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो कॉलोनियल पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉलोनियल पीरियड में जो है वही हुआ, क्योंकि इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो हाथ से चलती थी तो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। ब्रिटेन की इंडस्ट्री मशीनों से चलती थी इसलिए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। बाद में ये टेक्सटाइल जो मशीनें वगैरह इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुई, और जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, वो भी मॉडर्नाइज होने लगी। 1854 में मुंबई में सबसे पहली बार टेक्सटाइल मिल को ओपन अप किया गया, वहां पे सबसे पहले उसको खोला गया। बाद में जब वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर, उस समय ब्रिटेन में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई फिनिश्ड गुड्स की, तो इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बूस्ट मिला, काफी ज्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि वहां पे डिमांड थी। खैर आगे बढ़ते हैं, कहता है इन अर्ली इयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग एरिया। देखिए किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा था। तो इंडिया में जो कॉटन ग्रो किया जाता है, कहाँ किया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है। ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। उसके अलावा ये जो क्योंकि कोस्टल एरिया है तो यहाँ पे मॉइस्चर भी अच्छा खासा होता है, तो टेम्परेचर भी हाई होता है। टेम्परेचर हाई होता है, सोइल अच्छी होती है, मॉइस्चर भी इसको मिलता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वो भी मिल जाता है ना, पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, लेबर आपको मिल जाती है। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे बहुत बढ़िया से डेवलप थी। इसीलिए इनिशियली कोटल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर डेवलप थी, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, मोस्ट क्लाइमेट, वो सारी चीजें यहाँ पे थी। सो दैट वाज द रीजन दिस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड देयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है while spilling continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for the incorporating traditional skills and the design of the weaving in the cotton, silk etc. कहता है स्पिनिंग इंडस्ट्री मतलब जो रॉ मटेरियल से धागा बनाया जाता है, दैट इज स्पिनिंग इंडस्ट्री, वो आज भी महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। वीविंग जो इंडस्ट्री है ना, मतलब जब हम लोग उससे फाइबर बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, वो इंडिया में हाईली डिसेंट्रलाइज हो चुकी है, क्योंकि उसके लिए आपको अलग अलग तरह के स्किल चाहिए, सिल्क अलग से, जरी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम। अब धागा बनाना और कपड़ा बनाना ये तो वहां पे हो गया। ठीक है, अब धागे से कपड़ा भी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है इंडिया में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, कहता है स्पिनिंग इज स्टिल कॉन्सेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, बट वीविंग, जैसे कपड़ा बनाने की वाली प्रोसेस है, वीविंग इज वे हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, आगे कहता है इंडिया के अंदर जो है वर्ल्ड क्लास स्पिनिंग प्रोडक्शन होता है, मतलब इंडिया में हाई क्वालिटी धागा बनाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हाई क्वालिटी धागा स्पिनिंग जो इंडिया में की जाती है वो काफी एक्सपोर्ट हो जाती है, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग। तो इंडिया में जो फाइबर बनाया जाता है वो हाई क्वालिटी का नहीं है, लो क्वालिटी का फाइबर है,
क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में जो स्पिनिंग से वीविंग बनाने की प्रोसेस है वो अभी भी काफी ज्यादा हैंडलूम यानी कि छोटे उद्योगों के द्वारा की जाती है, जिससे हाई लेवल प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। तो इंडिया की इंडस्ट्री में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को दूर करने की जरूरत है इंडिया को। कहता है इंडिया जो अपना धागा है यार्न एक्सपोर्ट्स टू जापान को एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएसए, यूके, रशिया वगैरह में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो सोचने की बात है कि इंडिया में धागा बनाया जाता है, तो भैया आप कपड़ा क्यों नहीं बनाते हो? रॉ मटेरियल हमारे पास है, स्पिनिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास है, स्पिन करने के बाद जो धागा बनता है उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वही इसकी बात कर रहा है ये। देखिए यहां पे इसने लिखा भी हुआ है कि इंडिया में जो है कॉटन इंडस्ट्री की क्या समस्या है। हमारे यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में मिसमैच है। डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है, क्योंकि सप्लाई के लिए हम लोगों ने जो धागा था वो तो एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो लिखा हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है। अमृतसर, लुधियाना, मुरादाबाद, है ना, पुणे, मुंबई, है ना, वो सब यहाँ पे दिख रहा है आपको। जो रेड वाला है ये सब वुलन इंडस्ट्री है, जो ब्लैक डॉट है ये आपका कॉटन इंडस्ट्री है। तो कॉटन टेक्सटाइल आप देख सकते हो ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में ही सिचुएटेड है, ठीक है। और उसके ऊपर आपका यहाँ पे ये हो गया, ये आपका जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉटन टेक्सटाइल भी है, जूट टेक्सटाइल भी ज्यादातर यहीं पे सिचुएटेड है ना। उसके अलावा जो रेड वाला है ये आपका क्या है, आपका वुलन इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे और सेंट्रल इंडिया में और साउथ इंडिया में ज्यादा ठंडी पड़ती नहीं है। नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड यहीं पे ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो जिसकी वजह से वुलन इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा डेवलप हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वो ये सारी चीज हम लोगों ने कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट द जूट टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल आजादी से पहले क्या था, इंडिया में जूट टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी वो मोस्टली आपकी कहां सिचुएटेड थी, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की, मतलब पहले तो सारा बंगाली हुआ करता था, वहां पे थी। 1947 में जब इंडिया आजाद हो गया तो जो प्रोडक्शन वाला एरिया था वो तो चला गया बांग्लादेश में, और जो इंडस्ट्री थी वो रह गया इंडिया में, ठीक है। स्पेशली वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है उसके आसपास वहां पे रह गया। पहली जो इंडिया में जूट मिल थी वो कलकत्ता के पास जो जगह है रिशरा, वहां पे 1855 में पहली जूट इंडस्ट्री को डेवलप किया गया था। पार्टीशन के बाद वही बता रहा है वो जो मैंने आपको बताया है। अब कौन कौन क्यों, वाई दैट जूट इंडस्ट्री इज सिचुएटेड देयर, उसके कुछ रीजंस हैं। पहली बात, वहां पे जूट प्रोडक्शन किया जाता है, वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, तो वहां पे जो रिवर्स बहुत सारी हैं तो इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। अगला कहता है कि अच्छा नेटवर्क है वहां पे, रेलवेज वगैरह का, रोडवेज वगैरह का नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो इन सारे के सारे रीजन की वजह से जूट इंडस्ट्री वहां पे हाईली डेवलप हो गई है। उसके अलावा कलकत्ता एक बहुत बड़ा सिटी है जहां पे बैंकिंग सुविधाएं, इंश्योरेंस सुविधाएं वो आपको मिल जाती हैं। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको पोर्ट फैसिलिटी भी वहां पे कलकत्ता में मिल जाती है, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन रिसेंट समय में हमारी जूट इंडस्ट्री को काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। आजकल तो प्लास्टिक की चीजें यूज करते हैं ना, वो जो बोरियां होती हैं, जो सैक होता है, उसको कौन यूज करता है? आजकल प्लास्टिक का सामान यूज करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर का जमाना है, जिसकी वजह से इंटरनल डिमांड काफी कम हो गई है। उसके अलावा जो जूट इंडस्ट्री का अभी इंडिया को दूसरी कंट्री से भी चैलेंज मिल रहा है, घाना से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से, वियतनाम से, यहां पे भी काफी ज्यादा जूट प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। इंडिया की जो मेन मार्केट है जूट प्रोडक्शन की, वो कहां पे, यूके, सऊदी अरेबिया, एनवायरमेंट, यहां पे सब वो किया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट द शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया जो है कहता है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। पहला प्रोड्यूसर कौन है? ब्राजील। लेकिन अगर आप गुड़ की बात करते हो, खंडसारी की बात करते हो, इंडिया इसमें नंबर 1 प्रोड्यूसर है। इसका जो शुगर का जो रॉ मटेरियल होता है, इनके जो गन्ना होता है वो बहुत बल्की होता है ना, और उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी काफी खर्चा आता है, बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन चाहिए आपको। इंडिया में जो 60% जो शुगर मिल हैं वो कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में एस्टेब्लिश हैं, और ये महाराष्ट्र में भी हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में भी हैं। कुछ समय से महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रहा है शुगर मिल, कुछ समय से महाराष्ट्र में शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। और महाराष्ट्र में ज्यादातर जो शुगर मिल है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में, नॉर्थ इंडिया में भी है लेकिन वहां पे थोड़ी सी ज्यादा है। और जो शुगर इंडस्ट्री होती है दोस्तों, ये सीजनल होती है, 12 महीने नहीं चलता है, क्योंकि जब गन्ने की कटाई होगी तभी तो होगा ना, तो ये थोड़ा सीजनल होता है।
अब ये साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में कूलर क्लाइमेट इन द सेंस वो कह रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो विंटर सीजन होता है उसके कंपैरिजन में साउथ इंडिया में विंटर सीजन उतना ज्यादा नहीं प्रोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से अब जो विंटर सीजन जैसे आपका जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस समय नॉर्थ इंडिया में शुगर मिल्स बंद रहती हैं, लेकिन साउथ इंडिया में खुली रहती हैं। इसका मतलब साउथ इंडिया में जो क्रशिंग सीजन होता है वो लंबा होता है, तो वहां पे शुगर मिल साल भर चलती हैं, 8-9 महीने तक चलती हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में वो 6-7 महीने चलती हैं। तो एक तो यहाँ पे ये रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि साउथ इंडिया के अंदर जो शुगर पाया जाता है उसके अंदर हाईली सुक्रोज कंटेंट होता है, जिसकी वजह से उससे जो आउटपुट होता है वो काफी बेटर होता है, और वहां पे जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है वो नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा सक्सेसफुल है। यहां से यूपीएससी में भी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इस क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस भी किया था, कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये पूरा डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। खैर आगे बढ़ते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री किसकी बात करता है? वो आपकी वो बेसिक इंडस्ट्री की बात कर रहा है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, आयरन की बात कर रहा है, स्टील की बात कर रहा है, एल्यूमिनियम की बात कर रही है, सारी की सारी आपकी जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। तो पहली आपकी आ जाती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट का इंडेक्स होता है वो डिपेंड करता है कि वो कंट्री वहां पे कितना ज्यादा आयरन और स्टील का यूज करती है। आज के समय में चाइना सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री का यूज करता है। आयरन और से स्टील बनाने के लिए या फिर प्रो आयरन बनाने के लिए आपको कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आयरन और तो डेफिनेटली हो ही गया, कोकिंग कोल भी आपको चाहिए और लाइमस्टोन भी आपको चाहिए, लाइमस्टोन। ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है आपको आयरन ओर का यूज करने के लिए। कोकिंग कोल को इंडिया जो है इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में कोकिंग ऑयल को नहीं बनाया जाता, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज आपको यहाँ पे पता नहीं चाहिए। उसके अलावा स्टील की प्रोडक्शन करने के लिए आपको मैंगनीज की रिक्वायरमेंट भी होती है, अच्छी क्वालिटी का आपको मैंगनीज चाहिए। उसके अलावा स्टील में आप दूसरी चीजों को भी मिक्स करते हो, आप निकल को मिक्स करते हो ताकि वो और हार्ड हो जाए। ठीक है, तो कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया कितना क्रूड स्टील जो है यूज करता है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। 2013 से लेकर 2018 तक का इंडिया में जो प्रोडक्शन है उसके बारे में दिया हुआ है। तो कुछ फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इन फैक्ट्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे कहता है तो ये तो आगे चीजें हो गई। तो हम लोगों ने कल इस पे बारे में बात किया था कि इंडिया में जो कि यूपीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कहता है कि पहले वाले समय में, देखिए डायग्राम आपको दिखाता हूं, यहाँ पे दिया होगा आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में। वो कहता है कि इंडिया में पहले आयरन और जो स्टील प्लांट हुआ करते थे वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही सिचुएटेड हुआ करते थे, खासकर छोटा नागपुर वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल मिलता था खूब सारा। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो स्टील इंडस्ट्री है वो दूसरे एरिया में भी शिफ्ट होने लगी है, जैसे विशाखापट्टनम। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो छोटे स्टील प्लांट हम लोग लगाते हैं, मिनी स्टील प्लांट, वो लोग रॉ मटेरियल के लिए आयरन ओर का यूज नहीं करते हैं, वो रॉ मटेरियल के लिए स्टील स्क्रैप का यूज करते हैं, मतलब जो फालतू पड़ा हुआ स्टील है उसका यूज करते हैं, स्पॉन्ज आयरन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से अभी मॉडर्न समय में स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल से दूर भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा कि आयरन और के स्टील इंडस्ट्री धीरे धीरे रॉ मटेरियल से दूर क्यों कर रहे हैं। पहले दूसरा रीजन इसका एक्सपोर्ट भी है ना। तो अगर हम लोग कोस्टल एरिया में बनाएंगे तो इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में जो आयरन ओर की जो सप्लाई है वो भी कम हो गई है, तो इसका मतलब आप सिर्फ आप रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो इंडिया बहुत सारा रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से भी इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आज के समय में स्टील प्लांट्स को पोर्ट एरिया में डेवलप करना भी आसान हो गया है। तो धीरे धीरे इंडिया की जो आयरन स्टील और इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल से दूर हटती चली जा रही है। ठीक है, अगर आप स्टील इंडस्ट्री की बात करो तो मोस्टली हमारे इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड है, जैसे सेल हो गया ना, सेल अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1950 तक चाइना और इंडिया एक जितना ही स्टील प्रोड्यूस करते थे, लेकिन आज के समय में चाइना की प्रोडक्शन जो है इंडिया से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। यहां पे एक डायग्राम भी दिखाया हुआ था शायद, हाँ देखिए कितना ज्यादा फर्क है। 2018 की अगर बात करो तो इंडिया में 106 जो है मिलियन टन प्रोड्यूस हुआ, और चाइना में 950 लगभग 928। कितना ज्यादा फर्क हो गया देखिए इंडिया और चाइना में, जबकि 1950 में एक जैसा हुआ करता था। इसका सारा फर्क होता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट होने की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा स्टील की डिमांड हो गई है। छोटा नागपुर प्लेटू में ज्यादातर हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है इन्वॉल्व है।
ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको आयरन और जो है वो लो कॉस्ट का मिल जाता है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल आपको मिल जाता है, चीप लेबर आपको वहां पे मिल जाती है ना, वो मार्केट आपको वहां पे मिल जाती है। वही देखो मैंने जो आपको बात बताई थी वही कह रहा है। उसके अलावा कह रहा है कि वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू फुल पोटेंशियल लार्जली। इंडिया में जो आयरन स्टील बेस्ड इंडस्ट्री है वो जितना उसका पोटेंशियल उससे काफी कम प्रोड्यूस करती है। क्यों करती है? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे कोकिंग कोल हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसकी सप्लाई हमारे यहाँ पे बहुत कम है। उसके अलावा लेबर की प्रोडक्टिविटी भी कम है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्किल्ड लेबर हम लोग यूज नहीं करते। भैया बिजली की सप्लाई जो है वो फिक्स नहीं है ना, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, कट लगते रहते हैं। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गंदा है हमारे यहाँ पे, या ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं है, जिनकी वजह से हमारे यहाँ पे स्टील और कोल बेस्ड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स हैं। ये आपका ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यूपीएससी आपका जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कहता है इंडिया में खुद प्रोड्यूस करने के अलावा हम लोग हाई क्वालिटी जो स्टील होती है उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब 1991 के बाद जब से इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा तो इंडिया का जो स्टील इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बूस्ट हो गई। लेकिन अभी भी हमारी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की है ना। बिजली के कट लगते रहते हैं, हाईली स्किल्ड लेबर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीजें हैं। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की बात करता है। ठीक है, कहता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, एल्यूमिनियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉडर्न समय का मेटल माना जाता है क्योंकि ये वेट में लाइट होता है, इसके ऊपर जंग नहीं लगता। ठीक है, कंडक्टर अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब आप इसको शीट्स वगैरह बना सकते हो, इसको तोड़ मरोड़ सकते हो, किसी भी शेप में इसको ढाल सकते हो, और काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। एल्यूमिनियम मॉडर्न समय का मेटल माना जाता है। एल्यूमिनियम का बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट बनाने में, यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में, तारे वगैरह बनाने में एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो स्टील, कॉपर, जिंक वगैरह का जो हम लोग यूज करते थे इसकी जगह हम लोग एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। तो मॉडर्न समय की मेटल माना जाता है एल्यूमिनियम को। पूरा आपका जो जो एविएशन इंडस्ट्री है वो पूरा एल्यूमिनियम के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया के अंदर जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो प्लांट है वो कहाँ है? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में वो सिचुएटेड है। बॉक्साइट आपको रॉ मटेरियल चाहिए एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने के लिए, आपको बॉक्साइट चाहिए क्योंकि बॉक्साइट और से ही आपका एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो 4 से 6 टन बॉक्साइट होता है, इसमें से आपको 2 टन एल्यूमिनियम मिलता है, एल्यूमिनियम से आपको 1 टन एल्यूमिनियम मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से वो बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। उसके अलावा आपको अगर एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करना है तो आपको रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारी चीजें तो खैर यहाँ पे हैं ही। बात करता है केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ठीक है, खासकर जो अब यहाँ ये जो केमिकल इंडस्ट्री होती है ये ऑर्गेनिक भी होती है, इनऑर्गेनिक भी होती है। जब आप इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करते हो जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, ये आपका इनऑर्गेनिक का एग्जांपल हो गया। उसके अलावा जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो आपका बात करते हो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करते हो। क्रूड ऑयल आप लेके आते हो तो एक्चुअली आपका जो क्रूड ऑयल होता है वो एक आपका ऑर्गेनिक केमिकल माना जाता है ना, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस माना जाता है। तो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री होती है। जैसे आप क्या क्या प्रोड्यूस करते हो? फाइबर प्रोड्यूस करते हो, सिंथेटिक रबड़ प्रोड्यूस करते हो, प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हो, डाई, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें आपका जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का पार्ट होती हैं। ठीक है, और ऑयल रिफाइनरी वगैरह डेवलप की जाती है, पेट्रोकेमिकल प्लांट जो है वो डेवलप किए जाते हैं। कहता है केमिकल इंडस्ट्री इज इटसेल्फ ओन कंज्यूमर। केमिकल इंडस्ट्री अपना खुद अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है क्योंकि एक केमिकल को दूसरा केमिकल बनाने में यूज किया जाता है। इसीलिए केमिकल इंडस्ट्री की जो सबसे ज्यादा कंजप्शन होती है वो केमिकल इंडस्ट्री में ही होती है। इंटरेस्टिंगली बात करते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के बारे में। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की जब बात करते हो तो आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स की बात करते हो, जैसे यूरिया की आप बात करते हो, फास्फेरिक फर्टिलाइजर की आप बात करते हो, एल्यूमिनियम जो अमोनिया फॉस्फेट की आप बात करते हो जिसे डैप कहा जाता है। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी होते हैं जैसे एनपीके, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी जो है फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। इंडिया में पोटाश जो है हम लोग 100% पोटाश इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में हम लोग पोटाश को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। खासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। कुछ स्टेट में जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, ये भी काफी ज्यादा फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। अगर आप कंजप्शन की बात करते हो जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, हरियाणा वगैरह में काफी ज्यादा फर्टिलाइजर को यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ पे बहुत इंपैक्ट हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ी।
बात करता है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। सीमेंट का बहुत जगह पे यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज में, हाउसेज बनाने में, फैक्ट्री ब्रिजेस वगैरह बनाने में, रोड एयरपोर्ट्स वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो ये इंडस्ट्री जो होती है वो बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल होता है ना। तो जैसा स्टील आयरन होता है तो उसका भी हैवी होता है, इसका भी हैवी होता है। तो इसमें हम लोग लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ये सब सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। उसके अलावा कोल का यूज किया जाता है क्योंकि आपको बिजली भी चाहिए, आपको पावर चाहिए, हीट चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिकल पावर भी आपको चाहिए। तो इन सब चीजों का इसमें यूज किया जाता है। कहता है इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट इन द गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज। तो गुजरात वगैरह एरिया में जो फर्टिलाइजर का प्रोड्यूस किया जाता है वो मोस्टली आपका मिडल ईस्ट कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द कांदला पोर्ट। ठीक है। कहता है फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन इंडिया वाज सेटअप इन द चेन्नई इन 1904। ठीक है। उसके अलावा जो है कहता है कि इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैव फाउंड द प्रोड्यूस अ रेडिली अवेलेबल मार्केट इन द ईस्ट एशिया। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, वहां पे उसको मार्केट मिल जाती है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब हम लोग व्हीकल इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है। लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप हुई। ठीक है। स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, इस एरिया में, क्योंकि इंडिया में लोगों का जो है ओवरऑल इनकम इंक्रीज होने लगा, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल की डिमांड इंडिया में बढ़ने लगी। आईटी, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करते हो, तो इंडिया आज के समय में आईटी इंडस्ट्री में एक वर्ल्ड लीडर बनता चला जा रहा है। जब आप आईटी इंडस्ट्री की बात करते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करते हो, तो आप ट्रांजिस्टर्स की, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलफोन एटसेट्रा, रडार, कंप्यूटर, इन सभी चीजों की बात करते हो। इंडिया में जो बेंगलुरु है वो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल माना जाता है। ठीक है। ये जो इंडस्ट्री है काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। सॉफ्टवेयर के मामले में तो इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है ही, क्योंकि इंडिया में मोस्टली सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करता है कि अगला टॉपिक के बारे में, जिसे कहता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो हम लोग इंडस्ट्री को लगातार डेवलप करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंट तरह का पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एटसेट्रा। एयर पोल्यूशन जो है वो आपको समझ के आगे होगा। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कि अनडिजायर्ड गैसेज जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऐसी गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, हम लोग इसको एयर के अंदर मिक्स करते रहते हैं। उसके अलावा जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जैसे डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक वगैरह, ये भी जो है एयर पोल्यूशन को की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जैसे ब्रिक क्लीन के जो घर वगैरह मकान बनाए जाते हैं, ईंट, है ना, जो भट्टे होते हैं ईंटों के, जो रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है, स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं, बर्निंग, जो फॉसिल फ्यूल को हम लोग डीजल पेट्रोल को बर्न करते हैं, वहां से आपका एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है। उसके अलावा जो केमिकल इंडस्ट्री है वहां से भी बहुत ज्यादा होता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, है ना, 1980s में जो हुआ था भोपाल के अंदर, वो आपका एक प्राइम एग्जांपल यहाँ पे है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हजारों लोगों की जान ले सकता है। बात करता है वाटर पोल्यूशन के बारे में, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, आप उसको क्या करते हो? उसको पानी में डाल देते हो, है ना, नदियों में, लेक्स वगैरह में, अंडरग्राउंड वाटर में उसको डाल देते हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है और पोल्यूटेंट्स, हमारा वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है। पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, ठीक है, वो सारी चीजें जो है आपका वाटर पोल्यूशन का कारण बनती हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। थर्मल पोल्यूशन का मतलब होता है कि जो गर्म पानी को आप लोग जो है फैक्ट्री वगैरह से जो गर्म पानी निकलता है उसको रिवर्स वगैरह में ऐड कर देते हो, दैट इज मीनिंग ऑफ थर्मल पोल्यूशन, तो वो होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी बहुत सारा जो गर्म पानी होता है उसको आप डाल देते हो, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, क्योंकि इसको बाद में हम लोग जो फिशेस वगैरह कंज्यूम करती हैं, वहाँ से फिर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, तो बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं, मिस कैरेज हो जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। सोइल और वाटर पोल्यूशन का ये जो है एक आपस में दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, क्योंकि पानी अगर पोल्यूट होगा तो सोइल भी डेफिनेटली पोल्यूट यहाँ पे हो जाएगी। नॉइस पोल्यूशन की वो बात करता है कि नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, नॉइस होता है, तो इरीटेशन होता है, एंगर होता है, हाई हार्ट रेट की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अब इसको जो है कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो वेस्ट वाटर होता है, डिस्चार्ज होता है, उसका प्रॉपर तरीके से आप उसको ट्रीट कीजिए, वो प्लांट्स अगर आप वहाँ पे लगाइए तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। वाटर का जो है यूज़ करना मिनिमाइज कर दीजिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट कीजिए, है ना, जो पानी निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है मशीन इंडस्ट्री से, आप उसका जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट कर सकते हो। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको आप रिलीज कीजिए, उससे पहले आप उसको रिलीज मत कीजिए। बेसिकली उसके बारे में ये बात कर रहा है। जो ग्राउंड वाटर को हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, आप इसको कम कीजिए, है ना,
उसके अलावा जो एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन के लिए आप बहुत सारी मशीनों का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप जो है स्मोक स्टैक्स का यूज़ करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ कर सकते हो। ये लोग क्या करते हैं, जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो प्योर एयर होती है उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। बढ़िया मशीनों का यूज़ कर सकते हो, ईयर प्लग्स का यूज़ करते हो, नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हो। तो आप इन सारी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही था पूरे का पूरा आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। उसके अलावा कुछ चीज़ें इसमें बहुत जो थोड़ी एडवांस रहने वाली हैं वो हम लोग 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाने वाले हैं और बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस भी मैं वहाँ पे इंक्लूड करूँगा। चलिए दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।